सकता, S1D10 होता है कॉपर के अंदर, तो ये गलत है। ग्राउंड स्टेट मतलब उसको एनर्जी नहीं दी, एक्साइट नहीं किया, एक्साइट करके तो चला ही जाएगा कहीं भी। क्या कहता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे रखी है 1s और 2s की, देखो ये 1s की डेंसिटी है, आप देख रहे हो 1s की डेंसिटी उसने यहीं पे पकड़ लिया कि इसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसी को ऑर्बिटल कहते हैं। और ये 2s का है, 2s का है, 2s के अंदर आपको 1s का भी दिख रहा है, फिर आपको क्या दिख रहा है, 2s का दिख रहा है। कह रहा है the density of the dot region present the probability density of finding electron in the region on the basis of our above diagram which of the following statement is incorrect। गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है उस डायग्राम के बेसिस पे। 1s and 2s are spherical, बिल्कुल सही है। The probability of finding electron is maximum near the nucleus, बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, याद है वो ग्राफ ऊपर से शुरू किया था, जब तू बार बार बोलता जीरो से करो, टच कर दो वाई एक्सिस से, तो ऊपर से नीचे लेके आए थे साइज करके ग्राफ को, याद है। The probability of finding electron in a given distance is equal in all direction, equal in all direction। बोलो इस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी जो है, इसी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी सेम होगी डिफरेंट होगी, इस डायरेक्शन में सेम होगी डिफरेंट होगी, सेम ही तो होगी। वो पी ऑर्बिटल में बदल जाती है, पी ऑर्बिटल में एक्स एक्सिस पे मिलेगी, इधर एक्स एक्सिस पे मिलेगी, वाई एक्सिस पे थोड़ा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। क्या यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती है, याद है वो ग्राफ कैसा था, वो ग्राफ का ऐसा था, ऐसा था, ये यूनिफॉर्म डिक्रीज है, और कैसा था, ये नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज है। तो आंसर क्या हो गया, बोलो फोर्थ। Which of the following is not correct about the cathode rays। देखो कैथोड रेस के बारे में ना मैंने आपको जो पढ़ाया था बताया था कि एक तो कैथोड रेस कैथोड से ओरिजिनेट होती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में डिफ्लेक्टिव होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और इन्हीं कैथोड रेस ने आगे जाके सिंटिलेशन शो किया था जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, और यहीं पे इलेक्ट्रॉन का कौन सा करेक्टर प्रूव हो गया था, पार्टिकल। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल करेक्टर को पूछे तो किसने प्रूव किया था, थॉमसन ने। बच्चे से पूछे तो पार्टिकल करेक्टर किसने प्रूव किया था, बच्चा लिख देता है स्क्रिंजर ने, डी ब्रोगली ने, उसने बताया था, प्रूव थोड़ा किया था। तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल करेक्टर वाज प्रूव्ड बाय scintillation and scintillation was done by first Thomson। और कैथोड रेस में एक और बात भी थी, आप गैस कोई भी ले लो, उसके इलेक्ट्रॉन तो एक ही जैसे होंगे ना, तो कैथोड रेस से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की बीम, क्या ये डिपेंड करती है कि गैस कौन सी ली, कोई भी गैस ले लो, एक्स ले लो, बीम तो इलेक्ट्रॉन की निकलेगी, वाई ले लो, बीम तो इलेक्ट्रॉन जेड। तो क्या कैथोड रेस नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती थी, नहीं, पर एनोड रेस नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो गैस का कटायन बनेगा वही डिसाइड करेगा कैसे जाना है। तो आंसर इज कैथोड रेस के बारे में कौन सी गलत है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। क्या डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, नहीं करती है, समझ आ गया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, कह रहा मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती हैं। हाँ अगर यही कैथोड की जगह एनोड होता, एनोड रेस डिपेंड करती है मटेरियल कौन सा है, कैथोड रेस डिपेंड नहीं करती है। बिग टिक कर लेना, आंसर अच्छा है। हाँ बोलो सर कैमरा की ट्रैकिंग ऑफ कर दोगे प्लीज। भाई, मुझको नहीं आती इसकी ट्रैकिंग, मतलब एक नंबर का रद्दी फोन है आईफोन, मुझको इसका कुछ नहीं आता। आ जाओ आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, अच्छा हाँ मैं बता रहा था, मुझको लगा बच्चे कोई डाउट पूछ रहे हैं यार। हाँ मैं आपको बता रहा था कि कैथोड रेस और एनोड रेस की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ जो भी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, जब भी पेपर हो उससे एक दो हफ्ते पहले ऐसी प्लानिंग बना लेना कि मैंने सारी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन करने हैं, छोड़ के बजाना इन क्वेश्चन को। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट, इलेक्ट्रॉन के बारे में झूठ पकड़ना है। कह रहा नेगेटिव चार्ज है, ये तो बचपन से पढ़ा है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन ना, मास न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का सबसे कम।
Which of the following property of an atom could be explained correctly by the Thomson model? थॉमसन के मॉडल में ना एक ही बात ढंकी थी कि एटम न्यूट्रल होता है, उसके अलावा सब बकवास था। थॉमसन के मॉडल में कौन सी बात सही थी? एटम न्यूट्रल होता है। तो कह रहे कौन सी बात थॉमसन समझा के गया था? ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। समझ आगे बात। अब देखो बच्चा सोच सकता है थॉमसन पे क्वेश्चन आ जाएगा, बच्चा सोच सकता है डाल्टन पे क्वेश्चन आ जाएगा। साल 2025 जो नीट था उसमें डाल्टन पे क्वेश्चन आ गया था। यू नेवर नो क्या आएगा क्या नहीं आएगा बच्चों, हर चीज की तैयारी करके जानी। क्या उससे बात ही नहीं करी थी? ना ना ना, कोई बात नहीं करी थी। टू एटम आर सेड टू बी आइसोबार। आइसोबार ध्यान रखना, बार बार किसको कहते हो? जो ऊपर वाली चीज होती है ये बार होती है। तो बस समझो आइसोबार क्या होते हैं, जिनके सेम मास हो चाहे नंबर अलग अलग हो। कर लोगे क्वेश्चन? द नंबर ऑफ रेडियल नोड, याद है रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था? रेडियल नोड का फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस, तो 3 माइनस 1 माइनस, देखो r और s, पर अगर यही s ऑर्बिटल होता तो रेडियल की जगह क्या नाम होता? p में रेडियल नाम हो जाता है। जैसे r और s अल्फाबेट आसपास है ना, तो ध्यान रखना एक ही बात है। और जो एंगुलर होती हैं और प्लेनर होती हैं ये एक जैसी होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का फॉर्मूला सिंपल होता है, एल ही एंगुलर नोड होती है। आ जाओ, डी ऑर्बिटल का एल क्या होता है? 2, तो आंसर 2। ठीक है कार्तिक? हाँ जी सर। चल शाबाश, कैमरा मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, जो डाउट एक्सक्यूज पूछना मी बता सर। दियो। हाँ सर एक वो किसको डाउट है? जो ऊपर वाला था एंगुलर का, एक बार वापस बताना सर। बेटा एंगुलर नोड मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एंगुलर नोड का फॉर्मूला एल होता है। जो एल की वैल्यू है एंगुलर नोड की वैल्यू। अब फॉर डी में एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 2 है, तो एंगुलर नोड भी कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएगी। ठीक है इसमें? ठीक है गौतम, क्लियर है? ओके सर। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ यस द सर। फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, बेटा माइक किसका ऑन है यार? Which of the following is responsible to rule out the existence of definite path of electron? कह रहा है इनमें से कौन ऐसा है जिसने ये मना कर दिया कि भैया पाथ फिक्स नहीं होता? पाथ फिक्स की बात किसने करी थी? रदरफोर्ड नहीं करी थी, रदरफोर्ड बोहर ने करी थी। पर आगे चल के हाइजेनबर्ग ने कहा पाथ फिक्स नहीं है भाई, पाथ फिक्स प्रोबेबिलिटी है। तो कौन कहता है कि पाथ फिक्स नहीं है? हाइजेनबर्ग कहता है। ये बारीकियां चेक होंगी, मैं पेपर में बता रहा हूं आपके एंट्रेंस में। जो जितनी बारीकियां पढ़ के जाएगा ना वही क्वेश्चन को डील करेगा, अदरवाइज फंस जाएगा वो। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल थर्ड शेल, देखो ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालने 2n स्क्वायर, तो थर्ड शेल है तो 3 का स्क्वायर 9। एंगुलर मोमेंटम, देखो कह रहा है एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? हाँ जी, देखो फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? एल प्लस 1 एच अपॉन, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो ये तो क्वेश्चन पता है किसका आ गया, ये तो एटॉमिक मास, वो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, एवरेज एटॉमिक मास वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं 37 35 और मास है 35.5। कह रहा है रेशियो क्या होगी? 3:1 रेशियो आती थी, याद है? फर्स्ट चैप्टर में क्या उतर के दिखाऊंगे, कर लोगे? ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, कर लोगे? कह रहा है किसका सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा? अरे जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा नहीं होगा? आ जाओ, 24 में से 3 गए, 21, 26 में से 3 गए, छोड़ दो, 26 में से 3 गए 23, 25 में से 2 गए
सेम इलेक्ट्रॉन है। आगे चलें, आपने नोट करी बात, 20 से 30 नंबर नहीं देगा वो, 20 से 30 नंबर नहीं देगा, रटो। फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है ऑक्सीजन के लिए कौन सी बात सही है। अच्छा, जेड इफेक्टिव जानती हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन कम करेगा। जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ, जिसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये ज्यादा आ जाएगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी। अच्छा याद रखना, सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करते हैं, सबसे ज्यादा एस करते हैं, फिर कौन करते हैं, और सबसे कम शील्डिंग कौन करते हैं। तो एफ की तो वेरी पुअर शील्डिंग और एस ऑर्बिटल की वेरी हाई शील्डिंग इफेक्ट होती है। सबसे ज्यादा शील्डिंग एस करता है और एफ सबसे कम शील्डिंग करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफ में बैठा है तो वो पीछे वालों को कम ढकेगा, इलेक्ट्रॉन एस में बैठा है तो पीछे वालों को ज्यादा ढकेगा, अट्रैक्शन कम कर देगा। तब क्या कह रहा है, कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव समझ में आ गया बच्चों। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, 2s का, कह रहा है सेम होगा जो 2p का है। गलत बात कर रहे हैं, गलत बात, हमने करेक्ट उठानी थी, ये तो इनकरेक्ट है। चले आगे, an electron in 2s orbital has the same energy as that electron in 2p। सेम एनर्जी कहां होती है भाई, 2s की लो होती है, 2p की ज्यादा होती है। effective nuclear charge of electron in 1s is same as that of effective nuclear charge of an electron in 2s। बोलो, तो सही है गलत है, अरे गलत है, गलत है। मैं बताता हूं 1s और 2s में कौन ज्यादा शील्डिंग करेगा, 1s, क्योंकि 1s छोटा है, छोटे में इलेक्ट्रॉन टाइट बैठेंगे तो शील्डिंग ज्यादा करेंगे। 2s में इलेक्ट्रॉन थोड़ी मौज में बैठेंगे, खुले बैठेंगे तो शील्डिंग, तो 1s और 2s की शील्डिंग सेम। बढ़िया सवाल है। 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s have same spin quantum number but opposite sign। सही कह रही है, यानी कि एक होगा +12, एक होगा -12, ये सही है, ठीक है। और बहुत से बच्चे कहां फंसेंगे इसमें, थर्ड में, उनको लगेगा 2s और 1s की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग, ठीक है। अच्छा बताओ 2p और 3p का भी शील्डिंग का सेम होगा, अलग होगा। अब शायद ये बच्चे 11वीं के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, 12वीं के बच्चे समझ लेंगे। अच्छा नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, और जिसे 12वीं कर लिए ये बच्चे समझ लेंगे। आपको आगे चल के लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कराऊंगा, एक कराऊंगा लैंथेनॉइड और एक कराऊंगा एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड का जो पुअर शील्डिंग होता है 4f की वजह से होता है, एक्टिनॉइड का किसकी वजह से होता है, तो वहां एक लाइन लिखवाते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इज मोर पुअर देन 4f। ज्यादा में ज्यादा पुअर किसका होगा, सेम होगा, ज्यादा पुअर कौन करेंगे, 12 में लिखवाते हैं लाइन, आपको आएगी चैप्टर में कि 4f का शील्डिंग 5f से भी पुअर होगा। समझ में आ गया, तो बताओ 1s और 2s का सेम होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। देखो मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन की ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहा हूं ताकि वो और क्लैरिटी लाएंगे आपके माइंड में। क्लियर है, नहीं क्लियर है। In traveling with the same speed which of the following matter wave will have shortest wavelength। समझ लेना, एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है,
लैम्डा कम, लैम्डा का एक फॉर्मूला होता है H ओवर, जिसका मास कम होगा उसकी लैम्डा, पर ये कहता है लैम्डा कम चाहिए, लैम्डा कम उसकी होगी मास जिसका मास अल्फा का ज्यादा होता है। अच्छा, सबसे कम मास किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, उसकी लैम्डा सबसे ज्यादा। और अगर ये क्वेश्चन आ गया इन चारों की इंक्रीजिंग लैम्डा में अरेंज करो, तो सबसे ज्यादा लैम्डा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन के बाद मास होता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन के पास न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन के बाद। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन जेई का पीवाई क्यू है। अब बताओ यहां से उठाया नहीं उठाया उसने? अब बच्चा सिर्फ अगर मान लो क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पीछे से देखा, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा, सीखा क्या उसने? कुछ भी नहीं। क्वेश्चन का हमारा पर्पस आंसर कराना नहीं है, आपको क्वेश्चन के साथ एक टॉपिक रिवाइज कराना है, वो बेटर रिवीजन होती है ना। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख लो, अगर ऑर्डर आ गया तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है? ठीक है कार्तिक? हाँ जी सर। मैं ये चेंज नहीं कर पाऊंगा जो तुम मुझको कह रहा था, कोई बात नहीं सर। ठीक है? मेरा फोन होता मैं कर लेता, मेरे फोन की बैटरी नहीं है आज, तो मैं किसी एक घटिया फोन से आज मैं क्लास ले रहा हूँ। चले हम कह रहा है इनमें से आइसोटोप कौन नहीं है? आइसोटोप वो होते हैं नंबर सेम होना चाहिए, नंबर सेम, नंबर सेम। और ये क्वेश्चन ना पता क्या होता है, जो सुनो, मोर देन वन चॉइस वाले ना बच्चे पता क्या करते हैं, नीट वाले बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे तो जेई मेन में तो सिंगल ऑप्शन आनी है, मल्टीपल ऑप्शन तो आनी नहीं। आजकल ट्रेंड बदल गया है, नीट वालों को पता होगा। मान लो नीट वाला क्या करेगा, वो क्वेश्चन बना देगा कि ये आइसोटोप की लिस्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोटोप। वो ऐसे ऑप्शन बना देगा, वो ऑप्शन बनाएगा 1 and 2, फिर बी ऑप्शन 2 and 3, सी ऑप्शन। क्वेश्चन बना दिया नहीं बना दिया उसने, नीट वाले ने यही जो क्वेश्चन उठा के चेंज कर दिया 1 2 3, पर आंसर क्या है इसका? ये आइसोटोप है, नॉट आइसोटोप, नॉट आइसोटोप, आइसोटोप नहीं है, ये आइसोटोप नहीं है। और फिर एक ऑप्शन बना देगा थर्ड एंड फोर्थ, और एक ऑप्शन पता क्या बनाएगा जो आइसोटोप है? आइसोटोप कौन से हैं? 1 and 2, ताकि बच्चा फटाफट आइसोटोप ढूंढ के देख ले, ये तो आइसोटोप, यहाँ फंस जाएंगे। ये होते हैं ऐसी गलती कर देते हैं। तो जो मोर देन वन चॉइस वाले हैं उनको भी करो, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन वही उठा लेंगे, वो आपके ऑप्शंस में मल्टीपल ऑप्शन डाल देंगे। और नीट में तो ट्रेंड आ ही रहा है आजकल, ठीक है? जेई में भी अभी टीम एक ही होने वाली है, सीबीटी बन जाएगा नीट, तो टीम जेई वालों की होनी है, पेपर इसी सोच से बनाने उन्होंने, बहुत तेज होते हैं, ध्यान रखना। आ जाओ, कह रहा है इनमें से पेयर को आइडेंटिफाई करो, डी जनरेट सेम एनर्जी वाले, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल उठाने हैं। जैसे 3D में 5 होते हैं, 3D के 5 की एनर्जी सेम। अच्छा, आपको पता है 3D के 5 की एनर्जी सेम तब तक होती है जब तक मैग्नेटिक फील्ड ना हो। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आगे एनर्जी बदल गई। आ जाओ, अब डी जनरेट ढूंढने हैं, 3D सेम एनर्जी है, एक तो ये हो गया 3P 3D ना, 4P 3 ना, 3D 3D डी जनरेट ढूंढ लोगे। तो अभी इसको क्यों कर रहा है वो? आपकी ऑप्शन कैसे बना देगा पूजा? 1 and 4, 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3। Which of the following set of quantum number are correct? अब इनमें से कौन से करेक्ट है? देखो जी, n और l कभी बराबर नहीं होते, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का मुकाबला कभी नहीं कर सकता भाई, ठीक है जी? प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बराबर होते हैं क्या? तो n और l कहां से बराबर हो गए? तो ये हमने करेक्ट ढूंढना था, ये तो इनकरेक्ट है। ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है,
ये भी गलत है। तो आंसर है 2 and 3। 2 and मतलब प्रिंसिपल से बड़ा हो गया वाइस प्रिंसिपल, बराबरी की तो बात छोड़, तूने बड़ा ही कर दिया उसको। एल वाइस प्रिंसिपल होता है, छोटा उससे। चल, कौन से आइस का इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आगे चलें। ये कराता अच्छा नहीं लगता, ना ना ना, अच्छा नहीं लगता मैं कराता हूँ। चल 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द क्वांटम नंबर आर करेक्ट। ये बढ़िया सवाल है, ये आपकी क्वांटम नंबर की जानकारी चेक करेगा। आ जाओ। एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइन 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। बताओ जी, क्या एंगुलर क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल की 3D शेप आ जाती है? ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होता क्या है? एल। एल का मतलब एस पी डी। क्या एस पी डी एफ 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल बता देते हैं? मैग्नेटिक बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल बताता है, और ऑर्बिटल की 1D है 2D है वो सारा वो बताता है। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? एक तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और क्या बताता है आपको? सबशेल। इसके ऊपर नहीं आता वो। तो आंसर सही है गलत है? बोलो। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैग्नेटिक बताता है। ओरिएंटेशन कौन बताता है? मैग्नेटिक। ओरिएंटेशन और ऑर्बिटल एक ही बात होती है क्या? ओरिएंटेशन नहीं बताता ना। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, डिटरमाइन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स। और एन की वैल्यू से ऑर्बिटल आ जाते हैं एन स्क्वायर से, और एन की वैल्यू से क्या आ जाती है? ये सही है, बढ़िया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। बोलो। बताता नहीं बताता? नहीं। The spin quantum number determine the orientation of the spin of the electron relative to the chosen axis। बताता है? तो कितने ऑप्शन सही है इसके अंदर? सेकंड। आगे चले, क्या आ गया? अभी मैं चेक करता हूँ, तू बड़ी जल्दी पढ़ लेता है भाई। अरे एसपीडी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसका होगा? फिर नोट कर लो, ये तो आया हुआ है, जी नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। चलो, ये ऑक्सीजन का डायग्राम बनाना है, ये तो एंट्रेंस में क्या आएगा? आगे चले। फिर कहता है, कह रहा है निकल कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म निकल 2 प्लस। कह रहा है विच ऑर्बिटल विल निकल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। निकल क्या होता है? 28 होता है। 28 क्या हो जाएगा? S2D। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे? तो आंसर है फ्रॉम एस ऑर्बिटल। फ्रॉम एस ऑर्बिटल। तो ऑप्शन डाल देगा SPDF। आंसर इज, तो कौन कहते हैं मल्टीपल चॉइस नहीं बन सकता? इसीलिए मैं कहता हूं जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। आपका कुछ नहीं पता, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बना दे। पूजा क्या आया था तेरे को पीरियोडिसिटी में? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन NF। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है? सब्जेक्टिव। उन्होंने उसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या बना दिया? ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना बच्चे, एक एक क्वेश्चन करो, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, वो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बना के पेश कर देंगे आपके आगे। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम एनर्जी? 3D, 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 ये सेम एनर्जी के। 4D, 4D, सेम एनर्जी के। पर 40 40 40 वाले में सेम ही रहेंगे, अगर क्या आ गई? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आ गई, वो भी बढ़ जाएंगे अपने आप मतलब। ठीक है, जल्दी कर पूजा। पीयू कर रही नहीं कर रही तो क्वेश्चन Yes, sir. जल्दी कर। Yes.
कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड L, रेडियल नोड N माइनस L माइनस 1 3p के अंदर। तो 3p में एंगुलर नोड हो जाएंगी 1 और रेडियल नोड हो जाएंगी N माइनस L माइनस 1, तो 1 1 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। वो तो कर लोगे 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 5 6 7 कर लोगे। चलो ये लोएस्ट एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी N प्लस L रूल आता नहीं आता? आया, बढ़िया सवाल आया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिफ्लेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन डिफ्लेक्ट नहीं होगा? प्रोटॉन तो हो जाएगा, कैथोड रेज भी हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, क्या नहीं होगा? अब ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में बना देंगे। बन सकता नहीं बन सकता भाई? 29 करते रहना। 30 में कह रहा है ये लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है जी। कह रहा है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखो बच्चे, लैम्डा एंड एनर्जी इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसे चला के देखो क्या करी, ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है। चला के उसे यूनिट बदल दी। ये 300 क्या है? -9, तो ये क्या 3 × 10⁻⁻, माइनस ये क्या 300 -6 होता है, -6 में 2 ऐड कर दो, माइनस नैनो -9 एंगस्ट्रॉम, -10 होता है, -10 में एक और ऐड हो गया, तो बताओ जी क्या हो जाएगा? जिसकी लैम्डा कम उसकी एनर्जी सबसे कम किसकी है? सी और डी की लैम्डा सबसे कम बराबर ही है। जब लैम्डा सबसे कम तो एनर्जी सबसे। अब आ जाओ, इसके बाद किसकी लैम्डा दिखती है आपको? ये लैम्डा है। फिर सबसे कम किस? ये लैम्डा सबसे हाई है, एनर्जी सबसे। नोट करो जल्दी से ऑनलाइन में। कार्तिक समझ में आ गया? हाँ जी सर। हाँ, डाउट मत रखना, कोई भी ले लूंगा पर स्क्रीन नहीं ठीक कर सकता। चले आगे। चलो, कह रहा कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ऐसा क्यों नहीं है? वही D10 है, हाफ फील्ड पॉलीफील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। दो रीजन होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्री। तो रीजन दो लिख लो, 2 रीजंस। फर्स्ट, हाई एक्सचेंज एनर्जी, सेकंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है बामर तब आता है जब इलेक्ट्रॉन 2 में गिरता है। कहीं से भी गिरे, कहीं से भी गिरे, 2 में गिरे तो क्या होता है बच्चों? बामर। कह रहा है 4 से गिरना है, कर लोगे? फॉर्मूला तो याद ही है ना आपको? बहुत इतने क्वेश्चन किए हैं बच्चों इस पे, पर ट्राई कर लोगे एक बार? ये डी ब्रोगली का क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि वेवलेंथ निकालनी है बॉल की। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इजिकल टू एच ओवर मास। देखो कितना दिया हुआ उसने, पर 100 को लेकर ना 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? ये ले जाना मीटर पर सेकंड में 5/18 से, ठीक है। क्वेश्चन कर लोगे? अब यही क्वेश्चन आ गया ना एमसीक्यू में, आधे बच्चे छोड़ा होंगे। देखते हैं अभी, आ जाओ। What is the experimental evidence in support that idea that electronic energy of an atom are quantized? चलो, कह रहा है कौन सा ऐसा आइडिया जिसने बताया कि एनर्जीज आर क्वांटाइज? ऑप्शंस आर डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, थॉमसन, प्लैंक्स क्वांटम।
हाइजेनबर्ग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो कोई तो बोले, उधर से कोई तो बोले। अभी ईमानदार से बताना, जेनेट की तैयारी करते करते क्वेश्चन नहीं बोले, छोड़ के जाते नहीं जाते। आंसर इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको गर्दन घुमा रहे थे, नहीं सर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ने बताया था एनर्जी सर क्वांटाइज, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में क्या करता है, जब जंप करता है तो वो लाइन फिक्स होती है। लाइन फिक्स कब है, जब एक शेल से दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। एनर्जी फिक्स है तभी तो जंप कर रहा है। और ये किसने दिया था आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ने। तो आंसर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन पूछ लो बच्चों से, भाई साहब 90% बच्चा क्या लिख के आएगा, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, स्क्रिंजर। तो भैया माइक किसका ऑन है यार। हाँ बेटा बोलो, किस पे डाउट है। सर गौतम, सर प्लैंक्स क्वांटम क्यों नहीं होगा? प्लैंक्स क्वांटम इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम ने इसकी कोई बात ही नहीं करी थी, एनर्जी शेल की भी बात करी थी प्लैंक्स क्वांटम ने। प्लैंक्स क्वांटम तो सिर्फ ये कहता है कि इसको हीट करोगे तो एनर्जी डिसकंटिन्यूअस निकलेगी, नहीं सर। इसके बाद वो कुछ कह ही नहीं रहा। तो प्लैंक्स क्वांटम तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो मजे की बात बताऊं, ये बस सोचिए तू अकेला जो प्लैंक्स क्वांटम पे गर्दन हिला रहा पाइवट जॉइंट की मदद से, यहाँ पे सारे बोल रहे थे प्लैंक्स क्वांटम, जितने भी प्लैंक्स क्वांटम पे चिल्ला रहा था है। किसका, कहाँ नहीं लिखा हुआ, किताब में दिए नहीं तो लिख लेना, दे तो दिया मैंने। हाँ चल फिर, आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तभी तो मैं पूछ रहा था, जिसको पता है एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही आंसर नहीं दिया इसका। आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व्हिच विल हैव हायर वेलोसिटी, अभी तो कराया। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इधर ले जाओ, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी। आंसर ये आपको वेव दे रखी है, कह रहे इस वेव से वेवलेंथ निकालो। ये देखो वेवलेंथ पूरी होती है, ये पूरी, ये आपको ये 1/4 वेवलेंथ यहां से लेकर यहां तक होती है पूरी, तो आपको 1/4 दिया हुआ है, ये और ये, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना 2.16 को, ये समझे, जल्दी कर, 2.16 मल्टीप्लाई बाय 4 वेवलेंथ होगी। अरे आंसर निकाल कर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल कितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है। ये तो आपने 9th 10th में पढ़ा ही है कि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस शुरू करता है। तो कह रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है, 4.620 इंटू 10⁻14। कह रहा है लैम्डा निकालो, पर लैम्डा किसमें निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू। तो लैम्डा क्या हो गया, सी बाय सी कितना होता है, 3 इंटू 10⁻, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.6 कर दूं, 10⁻, 4.5 भी कर दूं, कौन आ रहा है देखने, 4.5 करते ही ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 10⁻9 हो गई। तो ये 30 का, इस पे काम करो, 30 ही कर दो ना, ये 30 और 45 क्या हो गया, 1/2/3 हो गया, तो 1.66 हो गया। 10⁻ कितनी होगी, 10⁻ कितनी होगी, ठीक है। तो अब किसमें आंसर निकालना, जल्दी चेक करो। नैनोमीटर क्या करना है, -9 से मल्टीप्लाई, -9 से नीचे, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं, नीचे वाले को छोड़ना नहीं, तो -9 ऊपर ले आओ, क्या बन जाएगी, +9, +9 और -6, 3 0 से मल्टीप्लाई कर दो 600। इसको नैनो बना चुके हो, नैनोमीटर विजिबल है, कौन सा ये, और ये बाय वाले को तो पता ही होगा, क्लोरोफिल जो भी एब्जॉर्ब करता है विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करता है, नहीं यूवी से करता है, नहीं वो अल्ट्रावायलेट से करता है। यूवी तो धरती तक पहुंचती नहीं, यूवी कहां से कर लेगा, यूवी तो धरती तक पहुंचती नहीं, तो विजिबल ही करता होगा। ऐसे विजिबल की रेंज क्या होती है,
380 से लेके 750 नैनोमीटर। अरे ठीक, जल्दी का कुछ भी। ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस करा दिया मैंने सीबीएसई में। क्वेश्चन नंबर 39, पता है ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया जेईई नीट में। डी ब्रोगली, हाँ हाइजेनबर्ग पे आइए, मास कितना दे दिया, 1000 से डिवाइड करके केजी में आ जाएगा, स्पीड कितनी दे दी, और 4% एक्यूरेसी है, तो 90 का क्या निकाल लेना, 4%, तो आपके पास क्या आ गई, डेल्टा वी। तो कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन स्पीड, अनसर्टेनिटी इन स्पीड तो आएगी, क्या बच गया, अनसर्टेनिटी इन, तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन, कर लोगे ये क्वेश्चन। चलो फिर मैच द फॉलोइंग, बिल्कुल मत छोड़ने, बिल्कुल मत छोड़ के जाना ऐसे क्वेश्चन को, ना नीट वाले ना जेई वाले, नीट वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, वो जब मैच द फॉलोइंग यहीं से उठ के आते हैं डायरेक्ट, बहुत आते हैं फिर करती को नहीं। चल आ जाओ, कॉपर को पकड़ो पहले तो, कॉपर, कॉपर होता है S1D10, दोनों S1D10 है, कॉपर 2+2 निकाल दे, तो एक इसका निकाल दो, एक इसका निकाल दो, तो बचा S0D9, पकड़ो S0D9 का है, बोलो, ये रहा, 2 का क्या हो गया, जिंक, जिंक होता है S2D10, और 2 निकाल दिए, S0D, पकड़ो S0D10, ए पार्ट, क्रोमियम होता है S1D5, अरे 24 होता ना, कितने निकालने हैं, 3, एक इसका 2 इसके, S0D2, S0D3 ढूंढो, ये भी है, जरूर करके जाना बच्चों जेई नीट वाले, ठीक है, कर दूं, तुझे चेंज कर दूं, हो गया। चलो अब आया बढ़िया क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, भैया याद भी कर जाना इनको, एजिमुथल क्या बताता है आपको, शेप, एस है तो स्पेरिकल वगैरह, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, अब देखो कौन कहता है कि स्टेटमेंट याद करनी नहीं होती, आप जे नीट वालों से पूछ लो, डेफिनेशन हम क्यों करें, ये ले डेफिनेशन तेरे लिए आई है ये, बताओ जी हर्शल की डेफिनेशन कौन सी है, pairing of electron in an orbital belonging to the same circle does not take place until or unless each orbital is singly occupied with the same spin, हर्शल मिल गया, और वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट, दोनों, ई पार्ट, पॉलिश कहते हैं एक ऑर्बिटल में दो नहीं आएंगे सेम स्पिन से, एक ऑर्बिटल में दो नहीं आएंगे सेम स्पिन से, हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं, ये असंभव है पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकालना साइमल्टेनियसली, कौन कहता है स्टेटमेंट नहीं आती भाई, मत करो याद, तो अब यहाँ फंसा दिया उसने आपको, अब आप क्या कहोगे नितिन सर सबकी वैल्यू याद करनी है, नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको एक छोटी सी याद, एक चीज बताई थी, मिस्टर वाइस सेज टू मिस्टर एक्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट मीडिया रिपोर्टर, याद है, ये जो ऑर्डर था मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, यानी कि जो सबसे राइट में है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, देखना सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है ना, सबसे कम फ्रीक्वेंसी बताओ कौन सी वैल्यू आ रही है, सबसे कम वैल्यू है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा या एक्स की, इससे एक्स भी है, सबसे ज्यादा किसकी है फिर, अब यूवी की ये हो गई, और माइक्रोवेव इसके बीच में हो गया, तो बताओ कौन कहता है फ्रीक्वेंसी याद करनी है, आप इसी के दम पे कर दो ना सर, सर जो इसका एक्रोनिम मतलब जो लाइन होती है उसको क्या होती है,
तो 11वीं में आता था, मिस्टर वाई सेज टू मिस्टर एक्स, यू आर वेरी इंटेलिजेंट मीडिया रिपोर्टर। ओके सर। वैसे मैं ऐसे कई बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने वैल्यू रटी हुई है, बहुत अच्छी बात है, रट लो, बहुत अच्छी बात है कि रटी हुई है, रटना ज्यादा बेटर है। आगे चलें। अब देखो इसमें ना मैचिंग ज्यादा हो जाएगी। फोटोन जो होता है, फोटोन वैल्यू 4, ये क्या बेवकूफी है। फोटोन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी नहीं होती। फोटोन पॉजिटिव वैल्यू, फोटोन एग्जिबिट बोथ, दोनों होती है प्रोटॉन की। डी ब्रोगली कह के गया था ये अब दोनों होते हैं। आ जाओ। इलेक्ट्रॉन n चार तो होता ही नहीं कोई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव वैल्यू भी नहीं होती। इसकी भी आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी और इलेक्ट्रॉन वेव भी है। साइज स्क्वायर, साइज स्क्वायर क्या होती है, अरे बाप बताओ, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है। समझ में आ गया, तो इसके दो आंसर हो गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए चार नहीं होता, k l m n, 1 2 3 4। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज पॉजिटिव भी तो होगा, नेगेटिव कब होता है, तो इसके भी दो आंसर हो गए। तो कईयों का एक आंसर है, कईयों के दो है भैया। चले मेरे बच्चे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो कर लोगे। अरे इसमें बोर हो गया मैं करा करा के। असर्शन रीजन बेटा ध्यान दियो, अभी कुछ चीज दिखाता हूं तो वेट कर। अभी कह रहा है आइसोटोप सेम बिहेवियर शो करते हैं केमिकली, बिल्कुल सही कह रहा है। आइसोटोप की केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या मिलेंगी, सेम। यानी कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 विल दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट। कारण केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं और आइसोटोप के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसोटोप में प्रोटॉन का भी इक्वलिटी होती है, आइसोटोप में सिर्फ न्यूट्रॉन अलग होते हैं और न्यूट्रॉन को भी लेना देना नहीं होता रिएक्शन के अंदर। तो क्यों आइसोटोप की प्रॉपर्टी सेम होती है, बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आइसोटोप की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम होती है, क्यों, दे हैव सेम प्रोटॉन्स। आइसोटोप की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम होती है क्योंकि प्रोटॉन सेम है। तो आइसोटोप की रिएक्शन भी सेम होती है क्योंकि क्या सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। आज आंसर देख लो, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। सही है, सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। फोर्टी नाइन कह रहा है ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब भी कर देती है, एमिट भी कर देती है, तो मौका मिलने पे सब कर देती है वो। सही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बॉडी गोज फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। नहीं, स्टार्टिंग में हायर फ्रीक्वेंसी जाती है, सॉरी एक मिनट जाओ। जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो पहले फ्रीक्वेंसी लो जाती है, बाद में फ्रीक्वेंसी हाई होती है, एनर्जी बाद में हाई होती है। तो सही कह रहा है, बात है सही कह रहा है, पर ये इसकी कोई रीजन नहीं है। तो बात सही है, रीजन नहीं है, रीजन नहीं। आगे बेटा क्वेश्चन करते हैं 50 में। एग्जाम्पल ना कर रहे नुकसान अभी दिखाता हूँ। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। सही कह रहा है, गलत कर रहा है, कह रहा है पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते तुम। ये किसने, कौन से अंकल ने कहा था, ये हाइजेनबर्ग अंकल ने कहा था। सही है ये बात, ट्रू है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लियरली डिफाइंड। अब बच्चा कह रहा है कि सर डिफाइन क्लियरली होता है, बोहर ने क्लियरली डिफाइन किया था। अरे जब हाइजेनबर्ग आ गया, बोहर की क्या वैल्यू रहेगी फिर। पाथ क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन एक लाइन पर नहीं चलता, प्रोबेबिलिटी होती है, कभी पास कभी दूर होता है। ज्यादा कहाँ रहता है वो, ज्यादा पास में रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा दूर कम होता रहता है। तो क्या पाथ डिफाइंड है, नहीं है। बात सही है गलत है,
गलत है। ना करो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, क्या कर सकते। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल ज्यादा तो मैंने कराया में, देखो 3 से 2 में आ रहा है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। चलो आते हैं मेरे अपने तरीके से कराओ, जिस तरीके से मैंने कराया है। E1 की एनर्जी कितनी होती है 13 पॉइंट, E2 की कितनी होती है 3 पॉइंट, बोलो। तीसरे की क्या होती है 1.5, 1 या 4 तो बस दिस माइनस दिस कर दो, और दिस माइनस दिस करके और इनटू कर दो किससे, आंसर किसमें आ जाएगा। और एनर्जी की वैल्यू क्या होती है एच न्यू, एच से डिवाइड कर दो, न्यू की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे क्वेश्चन, बस खत्म। भाई ध्यान रखो।